साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत हम पाठ पढ़ रहे थे पतंग, जिसे आलोक धनवा जी ने लिखा है। इसके पहले वीडियो में हमने इस पाठ की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के तत्व देखे थे। आज के वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कार्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे तेज बौछारे गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो आपको पता है कि जो कविता है कुछ इसी तरह से शुरू होती है कि सबसे तेज बौछारें गई भादों गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो इस पाठ में जो प्रकृति का वर्णन है उसमें कवि कहता है कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना है यानी सावन चला गया है, और उसके बाद रिमझिम फुहारों वाला जो महीना है भादों वो भी चला गया है। और आप जानते हैं कि सावन और भादों में चूँकि आसमान बादलों से ढका होता है और उसमें वर्षा करने की अपार क्षमता होती है, और जब तक काले मेघों से आसमान जो है छा जाता है, ऐसी स्थिति में जब तक हमेशा वर्षा होती रहती है। लेकिन जब ये समय बीत जाता है तो आसमान एकदम साफ स्वच्छ हो जाता है। कैसा स्वच्छ हो जाता है? खरगोश के जैसा। और ऐसे समय में जब सुबह होती है तो सुबह जो सूर्य की लालिमा होती है वो कैसे दिखाई देती है? जैसे दिखाई देती है खरगोश की आँखें। उसी तरह से तो जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाया है कवि ने वो इसी तरह से दिखाया है कि आसमान भादों के जो आसमान जो काले मेघों से ढका होता है, उसके बाद जो है शुभ्र स्वच्छ आसमान, प्रकृति में चारों तरफ स्निग्धता, चारों तरफ स्पष्टता, चारों तरफ कोमलता और चारों तरफ जो कहते हैं कि एक क्लैरिटी सी दिखाई देती है, वो उसका वर्णन किया है। और वर्णन क्या किया है कि सुबह का जो सूरज होता है वो कैसा दिखाई देता है? जैसे खरगोश की आंखें दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। आप सोचिए, पतंग क्या होती है? पतंग एक ऐसी जो है कृति है मनुष्य की जो हवा में उड़ती है। किसके सहारे से? धागे के सहारे से। और आपको पता है कि अगर सबसे कोई कागज़ से बना कोई आकृति जब हवा में जिसे उड़ाया जाना है तो निश्चित रूप से वो क्या होगी? वो सबसे हल्की होगी, मतलब उससे हल्की कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। इसीलिए जो सबसे पतला कागज़ इस्तेमाल किया जाता है। पतला इस हद तक कि अगर उसमें बारिश की एक बूंद भी टपक जाए तो पतंग में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। और सबसे पतली कमानी, सबसे पतली कमानी का क्या मतलब है कि बांस की जो छिलनी होती है, जो बांस की सबसे ऊपरी परत होती है, उसमें जो सबसे पतली जो डंडी या कमानी बन सकती है धनुष के आकार की, उसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे पतंग जो बनती है धागे के साथ सबसे हल्की होती है। और आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं वो क्या होती हैं? सबसे हल्की होती हैं, तभी वो क्या होती है? मन के आकाश में निरंतर गत करती रहती हैं। यानी जो कोमल चीज़ें हैं, जो सबसे बेहतरीन और कोमल चीज़ हो सकती है वो क्या है दुनिया में? वो पतंग हो सकती है। जो छोटे बच्चों की आशाएं होती हैं, उनका उत्साह होती है, और वो आशाएं उत्साह ही क्या होती है? आसमान में तितलियों के जैसे क्या होती है? उड़ती हैं। इसीलिए जो है सबसे पतला कागज़, सबसे रंगीन, चूँकि आसमान क्या होता है वर्षा के बाद आप देखिए आसमान में तो क्या इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और पतंग क्या होती है? वो रंगीन होती है, विभिन्न रंग की पतंगे आपको आसमान में दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़ और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब स्पष्ट कीजिए। बिंब यानी आप कह सकते हैं कि जो चित्र हम बोलते हैं हिंदी में, तो चित्र क्या बनता है कि सबसे तेज बौछारे गई भादों गया, सवेरा हुआ।
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इसमें देखिए कि क्या बिंब होगा कि सब ये देखते हैं कि अगर आप इसको देखिए तो आपका बिंब का मतलब है कि एक चित्र बनता है आपके मन मस्तिष्क में कविता को पढ़ते समय, कि जब कहा गया कि सबसे तेज़ बौछारें गई भादो गया, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा वाला महीना जो है सावन बीत गया है, रिमझिम फुहारों वाला महीना भादो भी बीत गया है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आसमान एकदम साफ़ हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है, चारों तरफ जो एक भादों में स्याह काली रात में जो एक कहता है धुंधलापन रहता है आसमान में, वो चला गया है। अब क्या है, आसमान एकदम शुभ्र है, एकदम स्वच्छ है, और इतना स्वच्छ है कि क्या है, इतना स्वच्छ है कि लग रहा है कि जो शरद ऋतु है वो क्या है, पुलों को पार करते हुए आया। विभिन्न मौसम के जो पुल हैं, सर्दी गर्मी बरसात, उनको पार करते हुए आया। कहने का मतलब है कि अपनी साइकिल से पहाड़ों को पार करते हुए आया है और घंटी बजा रहा है। कैसे घंटी बजा रहे हैं, तो ये एक चित्र बनता है आपके दिमाग में, यहाँ तक एक पिक्चर बनता है। कैसा पिक्चर बनता है कि एकदम साफ क्लियर आसमान है, सुबह हो गई है, और क्या है जो शरद ऋतु है क्या है, वो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, तो एक दृश्य बनता है। तो इसे हम कहेंगे दृश्य बिंब। क्या कहेंगे, ये दृश्य बिंब है। इतना यहाँ तक एक पिक्चर बनता है, और उसके बाद वो क्या है जो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, क्या घंटी बजाते हुए आ रहा है जोर जोर से। तो घंटी बजाते हुए का मतलब क्या है कि यहाँ पे आवाज़ है ना, तो पिक्चर में क्या है कि आपको आवाज़ भी मिल रही, पिक्चर तो बन रहा है कि कोई साइकिल आ रही दिमाग में, और कैसे आ रहा है, घंटी बजाते हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि बिंब कहते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ना घंटी बजाते हुए आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ रहा है। और आगे क्या, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, मतलब इतना मुलायम बना दिया कि हल्की सबसे पतली और हल्की जो है पतंग वो ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्श बिंब है। क्या है, स्पर्श बिंब है इसमें। तो आपको ये समझ में आया हो गया कि कहाँ पे कौन सा बिंब है। चाहिए तो आप इसकी दो लाइन इसकी व्याख्या करते हुए भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इतने उत्तर में ये लाइन लिखिए, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए दृश्य बिंब है, जैसे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे लिख दीजिए कि ध्वनि बिंब है, यहाँ पे लिख दीजिए कि स्पर्श बिंब है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है PDF में मिल जाएंगे। कहाँ पे, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पे आप जाके के इनके लिखित उत्तर भी देख सकते हैं। बहरहाल आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आपके समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध हो सकता है। कि बच्चों के बारे में कहा गया है कि जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब जो कपास की विशेषताएं हैं वो किसके अंदर होती है, बच्चों के साथ होती है। कपास क्या होता है, एकदम स्वच्छ होता है, बच्चों का मन भी एकदम स्वच्छ होता है। कपास एकदम मुलायम होता है, बच्चे भी क्या होते हैं, एकदम मुलायम और कोमल होते हैं। कपास में देखिए कि जो धागा होता है, धागा ना, उससे क्या बनता है, कपड़े बनते हैं। और जब नवजात बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, नए जो कपड़े होते हैं कपास से बने हुए सूती कपड़े, उनमें उनको लपेटा जाता है। और कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि कपास की ये जो विशेषताएं हैं, जो उनमें लोच होती है, कपास में भी क्या होती है, लोच होती है। आप देखते हैं कि मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, और क्या होती है, वो कोमल होते हैं, और क्या होते हैं, वो साफ होते हैं, पवित्र होते हैं। कपास को, रुई को देखेंगे तो एकदम आपको धुली धुली सी लगेगी, पवित्र जैसी लगेगी। तो वो पवित्रता बच्चों के मन में भी होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, बच्चों में है। इसीलिए जो है कपास और बच्चों का संबंध आपस में दिखाया गया है। ठीक है, तो उसकी किसकी कोमलता की, उसकी स्निग्धता की, उसके स्पर्श की, और क्या कहते हैं उसके लचीलेपन की, ठीक है, उसकी उपयोगिता की तुलना आप किससे कर देंगे, बच्चों से कर देंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है।
ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जब कभी आप पतंग उड़ाएं तो बच्चे इतनी तन्मयता से पतंग उड़ाते हैं कि मानो पतंग नहीं उड़ रही है आसमान में, बच्चे ही उड़ रहे हैं आसमान में। जितनी ऊंचाइयां पतंगे उड़ती हैं उतने ही ऊंचाइयां बच्चे भी उड़ते हैं, बल्कि उसके पार भी जाना चाहते हैं बच्चे। इसीलिए क्या होता है, बच्चे आप देखते हैं कभी गिरते हैं, उठते हैं, उठ के फिर संभलते हैं और फिर अपनी पतंग और डोरी ला करके फिर वो मैदान में नजर आते हैं, किस लिए, पतंग उड़ाने के लिए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हम पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ते हैं, पूरी तरह से इतना तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देती है, पतंग दिखाई देती है और उसके हाथ में बंधी अपनी डोर, ताकि वो पतंग को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, ये है प्रश्न। अब यहाँ पे उत्तर है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। बच्चे सभी दिशाओं में उन्मुक्त होकर के दौड़ते हैं, तो उनकी पदचाप हर दिशा से सुनाई पड़ती है। तो जो उनकी पदचाप सुनाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं से क्या बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। बच्चे सभी दिशाओं में उन्मुक्त होकर के दौड़ते हैं, बेसुध होकर के दौड़ते हैं, उन्हें बिल्कुल भी अपना भान नहीं रहता है। तो ऐसे समय में जो उनकी पदचाप होती है, पैरों की जो चाप होती है, वो कैसे लगती है, मृदंग की तरह बजती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए उसे कहा गया है कि मृदंग की तरह बजती है। अगला प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। क्या ये कठोरता, ये मुलायमियत या दूसरी चीज़ें जो भी हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, अनुभव है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या महसूस करने की चीज़ है कि अगर आप जैसे आप कभी आपको कोई चीज़ बहुत दिक्कत वाली महसूस होती है और किसी दूसरे को वही चीज़ बहुत आसानी से वो उसको कर लेता है, तो क्या है, ये महसूस करने और उसके साथ उसका किस प्रकार का रागात्मक संबंध है, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर पतंग पे आप दौड़ रहे हैं, पतंग लेकर के पतंग को पकड़ने के लिए छतों पे, तो अगर वो जलती हुई छत भी है तब भी आपको जलन आपके पैरों में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो पतंग की ओर है, आपका ध्यान तो फर्श पे है ही नहीं है। जब आपकी उसकी जलन की तरफ जाएगा, उसकी गर्मी की तरफ, उसकी ऊष्मा की तरफ जाएगा, तब आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान तो कहाँ है, पतंग में। तो उस उन्मुक्तता में, उस तरन्नुम में, उस गति में आपको छत कभी कठोर नहीं लगेगी, वो बल्कि बहुत मुलायम लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा करने में सहायक है। सपना क्या है, पतंग को आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि व्यक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और अगर आपने कहीं मुश्किल परिस्थितियों पे अपने आप डट करके परिश्रम करके उस पर विजय पाई है, तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और फिर दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको ईश्वर मानसिक और शारीरिक रूप से इतना अच्छा बना देता है कि आप किसी भी चुनौती का बिना डरे जो है, बिना हिम्मत हारे मुकाबला कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं तो आप अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं, अपने को गर्वित महसूस करते हैं, अपने को खुश महसूस करते हैं, और साथ ही साथ जीवन में आने वाली भविष्य की कठिनाइयों के लिए आप अपने आप को तैयार भी महसूस करते हैं। अगला है कि आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। निश्चित रूप से आपका मन पतंगे हो जाता है। आसमान में पतंगे देखते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। उस प्रफुल्लता में आप पतंग जैसे हो जाते हैं, आप पतंग की तरह उड़ना चाहते हैं। पतंगे नहीं उड़ रही होती हैं, आप उड़ रहे होते हैं। पतंगे आसमान की ऊंचाइयाँ नहीं छू रही होती हैं, आप छू रहे होते हैं। और ऐसी स्थिति में आप जो है, आपका मन मयूर हो जाता है और आप उस जो आसमान पतंग, आप कल्पना कीजिए पतंगों भरा आसमान है और आप भी उसमें अपनी पतंग लेके हों, तो आप क्या होते हैं, सातवें स्वर्ग में होते हैं दुनिया के, और उससे बेहतर और कुछ भी फील उस समय पे नहीं होता है। तो कितना भी लिख सकते हैं, ये सब ये क्या है, मन के भाव लिखने वाली चीज़ है। वो आपकी कल्पनाएं कि घोड़े कितनी तेज़ दौड़ सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है।
ना। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? आपको पता है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सही है, फिर आपका मन स्वस्थ है तब भी आप जो है बहुत बेहतर है। यानी शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। आपका शरीर अस्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, लेकिन क्या है वो उस दोनों में तालमेल नहीं बैठेगा। या शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, आपका मन अस्वस्थ है, मन में निराशा है, मन में दुख है, तब भी तालमेल नहीं बैठेगा। लेकिन शरीर भी स्वस्थ है और मन भी प्रफुल्लित है तो कोई भी काम करेंगे तो आप वो सबसे बेहतर करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे। तो कहने के लिए कि शरीर में आपका किसी भी व्यक्ति का मैक्सिमम आउटपुट चाहने के लिए ज़रूरी है कि उसका शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो और प्रफुल्लित महसूस करे और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करे। तो जो कोई भी काम करेगा वो सबसे बेहतर करेगा, उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं करेगा। आगे क्या है? महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा कीजिए। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को कैसे थाम लेती हैं। आप देखते हैं बच्चे क्या पूरे तन्मय होकर के पतंग उड़ाते हैं, और जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो आप क्या होते हैं, वो पतंगे नहीं उड़ रहे होते, वो बच्चे उड़ रहे होते, वो इसमें खो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ पतंगे दिखती हैं, उनको वो धागा दिखता है जिससे वो उड़ा रहे होते हैं। आसपास क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, वो कहाँ पे हैं बिल्कुल नहीं पता होता। उनके शरीर का जो रोमांच होता है, जो रोम छिद्र होता है, वो पतंगों से जुड़ा होता है। दोनों के बीच में माध्यम क्या होता है? पतंगे होती है। वो इतने लचीले हो जाते हैं डाल के वेग जैसे कि अगर आप उनको एक तरफ ले जाइए तो लौट छोड़ दीजिए तो फिर आके वहीं पर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पतंगे एक वो क्या करती हैं, पतंग उड़ रही होती है और किससे नियंत्रित हो रही है? धागे से। तो धागा नियंत्रित कर रहा है पतंगों, और बच्चे भी क्या हो जाते हैं? बच्चे भी पतंग जैसे हो जाते हैं। उस समय में बच्चे भी क्या होते हैं? पतंग जैसे हो जाते हैं। उनका मन भी आसमान में पतंगों जैसा उड़ता है। तो वही धागा जो पतंगों को साधता है, उनको थामता है, उनको नियंत्रित करता है, वही धागा बच्चों को भी नियंत्रित करता है, बच्चों को भी थामता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वही धागे दोनों को, एक तरफ पतंग को, दूसरी तरफ बच्चों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये इस पाठ का प्रश्नोत्तर था। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।